हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 और 1.2 प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर जानेंगे सबसे पहले कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। और जिन बच्चों ने प्रश्नावली 1.1 नहीं देखी थी या उसका वीडियो नहीं देखा है जिन्हें वो समझनी है प्रश्नावली 1.1, तो मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी पहले वाली प्रश्नावली 1.1 का लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रश्नावली 1.1 की वीडियो को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं के पास। हाँ भाई, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बात करें तो अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, देखिए ध्यान से, कहा जाता है यदि किसी भी संख्या को p/q के रूप में ना लिखा जा सके और p और q क्या पूर्णांक है, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ऐसी संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। इंग्लिश में इनको बोला जाता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप पूछोगे भाई ऐसी कौन सी संख्या है जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, तो भाई है, देखिए √2 जैसे हो गया, √3 है, √15 है, पाई है। तो ये ऐसी संख्या है जिनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। अब इसके बाद बात करेंगे हम वास्तविक संख्याओं की। इसके बाद आखिरी में हमने बात करनी है वास्तविक संख्याओं की। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, आइए देख लेते हैं पेज पे, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याओं को अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है, रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है परिमेय संख्याएं, जो कि हमने प्रश्नावली 1.1 में पढ़ा था, और दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है, मतलब ऐसी संख्या जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है उनको तो हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं, और जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उनको क्या कहते हैं, हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने यहाँ अगर परिमेय संख्याओं की बात करें, 2/3 लिख दिया मैंने, 7/5 लिख दिया, तो ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन जैसे √2 लिखा मैंने, √3, √5, √7, है ना, तो ये सारी सारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं √9 की बात करूं और ये पूछूं क्या √9 वर्गमूल 9 एक अपरिमेय संख्या है, तो नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। √9 का अगर हम वर्गमूल निकालें कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 का मतलब क्या, 3/1, तो 3/1 कौन संख्या बन गई, तो परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, तो मतलब जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल पाता ना पूरा पूरा, वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं उदाहरण संख्या 3 पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल समझने हैं, उसके बाद हम प्रश्नावली 1.2 करना स्टार्ट करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण कीजिए। मतलब हमने नंबर लाइन पे क्या करना है, एक √2 का स्थान निर्धारण करना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, संख्या रेखा खींच ली हमने यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और इसमें यहाँ पर रखा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 1, 2। ठीक है, इसका मान लिया, इसका नाम रख लिया मैंने, मान लेते हैं इसको, ये ए पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है मान ली 1 है, वो कितनी दूरी है, 1। अब √2 का हमें क्या करना है, √2 को इस पर क्या करना, निरूपित करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक पहले यहाँ खींच लेंगे, एक मात्रक ले लिया हमने, मतलब मान लिया यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, 1 है ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी, 1 ले ली। ऐसी चाहे 1 सेंटीमीटर ले लिया या फिर 1 मीटर ले लिया, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर 1 मान के चलना है इसको, 1। ऐसे ही जितनी दूरी आपने यहाँ ली उतनी दूरी हमने यहाँ पर भी ले ली, 1। ठीक, इसको हमने यहाँ से नाम रख लिया b, इसको हमने ऐसे मिला दिया इस तरीके से, इसको शून्य नाम, इसको नाम रख दिया o। ठीक है, एक ये इनके बीच की दूरी 1 है, इसके बीच की दूरी 1 है। अगर हम यहाँ पे लगाएं पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ रखी है पाइथागोरस प्रमेय, तो उसमें क्या होता है, OB का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग क्या होता है, बराबर में लंब का वर्ग। लंब कितना है आपके पास, AB का वर्ग जमा OA का वर्ग, पढ़ रखा ना आपने। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो कर्ण तो हमने निकालना है, इसको ऐसे रख दीजिए। AB कितना, अच्छा AB कितना है भाई, 1, 1 का वर्ग। OA कितना, ये भी 1 है, तो 1 का वर्ग। तो कितना जाएगा, OB का वर्ग, यहाँ से वर्ग हटा दीजिए, तो 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, 1 का वर्ग 1, कितना आ गया, 1 और 1 2, तो कितना आ गया, √2 आ गया। मतलब OB का मान कितना, अब √2 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम OB को क्या मानेंगे, त्रिज्या मान लेंगे। OB को क्या मानेंगे, त्रिज्या। ठीक है,
OB को मानेंगे त्रिज्या और O को केंद्र मानकर हम पहले ना इतना प्रकार खोलेंगे, अपना प्रकार लेंगे, प्रकार को इतना खोल लेंगे, इतना, ठीक है, इतना खोल, यहाँ पर एक टिप रखेंगे प्रकार के, उसको यहाँ तक खोल लेंगे, फिर यहाँ इसको केंद्र मानकर क्या करेंगे, यहाँ से चाप लगाएंगे ऐसे, इस तरीके से। और ये चाप इस संख्या रेखा पर जहाँ पर जाकर छुएगी वो क्या होगा, वो उस बिंदु का नाम रख देंगे P। और जो P बिंदु है यही क्या होगा, ये √2 है। मतलब आपने क्या कर दिया, इस संख्या रेखा पर √2 को शो कर दिया या फिर निरूपित कर दिया कि √2 मान कहाँ पर आएगा, इस P बिंदु पर आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उदाहरण 4 में देखते हैं, यहाँ पे क्या कहा गया, √3 का स्थान निर्धारण करना है हमने। ठीक है, √3 का, तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने बताया एक संख्या रेखा खींचनी है हमने, यहाँ ले लिया हमने, यहाँ पे O रखा, इधर 1 ले लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1, इस बिंदु का नाम रख लिया हमने A। इनके बीच की दूरी कितनी है, 1 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, √3 का मतलब कितना भाई, √3 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इसे हम √2 का वर्ग जमा √2 का वर्ग जमा 1 का वर्ग। ठीक है, कैसे, देखिए आपको पता है यहाँ से दूरी 1 है, एक दूरी हमने यहाँ खींच ली, उतनी ही बराबर यहाँ ले लिया हमने, B पॉइंट ले लिया। यहाँ से यहाँ तक दूरी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ ले ली, और 1 सेंटीमीटर दूरी हमने यहाँ भी खींच ली, 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये, इसको ऐसे मिला दिया। तो अभी हमने पीछे करा था कि 1 और 1 अगर यहाँ मिलाएंगे तो OB कितना आएगा, √2 आ जाएगा, √2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर और खींचेंगे इसके आगे, यहाँ पर ये जो रेखा है इस पर 1 सेंटीमीटर लाइन और खींच लेंगे, ऐसे 90 डिग्री का कोण बना खींचेंगे, ऐसे यहाँ बना लिया हमने, ये 1 सेंटीमीटर और खींच लिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ से चाप अपना प्रकार रखेंगे यहाँ पर, और इसकी लंबाई यहाँ से इसको नापेंगे यहाँ से। ठीक है, अब ये जो आ जाएगा इसको मान लेंगे त्रिज्या, ये जो लाइन आ जाएगी इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये क्या आ गई, ये त्रिज्या आ गई। ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं D। OD क्या आ जाएगी, त्रिज्या, OD को त्रिज्या मानेंगे हम, त्रिज्या मानकर अब क्या करेंगे हम, OD को त्रिज्या मानकर यहाँ से चाप लगाएंगे, ऐसे धीरे 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 करते हुए इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे रखे प्रकार से, तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ लग जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या रेखा को जहाँ पर जाकर छुएगी उस बिंदु को मान लेते हैं P। तो ये P बिंदु क्या कर रहा है, ये √3 को निरूपित कर रहा है। इस प्रकार से हम किसी भी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा के ऊपर निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली पर। तो वे प्रश्नावली में क्या प्रश्न दिए गए उनको देख लेते हैं। प्रश्नावली में पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, नीचे दिया गया जो कथन है, जो बातें कही गई हैं वो सत्य है असत्य, वो बताना है, और साथ में कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों है, कि सत्य है या असत्य है तो क्यों है सत्य या असत्य। ठीक है, तो पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या की वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो इसका आंसर है सत्य भाई। इसका आंसर क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, सोचिए क्या बोला गया, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं। तो मैंने अभी आपको बताया था जब ये प्रश्नावली स्टार्ट करी थी कि वास्तविक संख्याओं के अंदर कौन कौन संख्याएं आती हैं, परिमेय और अपरिमेय आती है। देखिए मैंने बताया था आपको यहाँ पे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं, और जो अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है उन दोनों को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो प्रश्न 1 में क्या बोला गया है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या वास्तविक संख्या है, तो भाई परिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या, तो क्या बोला गया, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती है, परिमेय और अपरिमेय, मतलब अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं, इसलिए ये क्या है, सत्य होगा। ठीक, अगला प्रश्न है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु M के रूप का होता है जहां M एक प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर है असत्य। ठीक है, दूसरे का आंसर होगा असत्य। असत्य क्यों होगा, देखिए भाई क्वेश्चन में क्या बोला गया, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब प्लस वाले नंबर के साथ साथ माइनस वाले नंबर की भी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। प्रत्येक बिंदु में तो भाई माइनस वाले नंबर भी आ जाएंगे ना, तो क्या बोला गया, प्रत्येक की संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √M के रूप का होता है, तो M एक प्रकट संख्या है तो नहीं हो सकता, ये आएगा असत्य। असत्य क्यों है, देखिए बताता हूँ मैं, क्योंकि जो माइनस वाली संख्याएं हैं उनका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो एक प्रकृत संख्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, संख्याएं तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा बना ली, इसमें 0 इधर प्लस की संख्या इधर होंगी, इधर माइनस की संख्याएं होंगी। अब माइनस वाली जो संख्याओं का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमेशा प्रकृत संख्याएं नहीं आएंगी, इसलिए ये बात गलत है इसकी। ठीक, अगला है प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या एक परिमेय संख्या होती, नहीं, ये गलत है।
भाई अभी मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो सारी की सारी वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है ये तो, कि सारी की सारी जो वास्तविक संख्याएं हैं क्या वो अपरिमेय संख्याएं होंगी? नहीं। हाँ, सारी की सारी जो अपरिमेय संख्याएं वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो थर्ड का आंसर भी क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। क्या सभी, आगे अगला क्वेश्चन है लास्ट इसका सेकंड, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? भाई गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? धनात्मक पूर्णांकों की बात कर, अगर हम रूट 4 को ले लें, रूट 4 का मान निकालें, कितना आता है? 2 आता है। तो यहाँ पर क्या देखा? 2 क्या बताइए, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? रूट 2, तो रूट 4 का मान निकाला 2 आता है। 2 क्या एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं हो सकते। ठीक है, आगे दिया गया है थर्ड प्रश्न, लास्ट जो है इसका, कि रूट 5 को हमने क्या करना है? संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो रूट 5 का बहुत ही आसान है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ रखेंगे 0 या फिर ओ मान ले इसको, एक यहाँ मान लिया, मतलब ए पॉइंट ले लिया और ए बिंदु ले लिया। यहाँ से ओ से ए के बीच दूरी मान ली 1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बी पॉइंट ले लिया, इसकी दूरी मान ली 1। इन दोनों रेखाओं को मिलाएंगे तो ओ भी कितना आ जाएगा? ये रूट 2 आ जाएगा। आपको पता है ये। ठीक है, अभी हमने रूट 3 का भी किया था। तो क्या किया था हमने? एक यहाँ पर रेखा खींची थी 1 सेंटीमीटर की यहाँ पर, फिर इन दोनों को मिलाया था, कितना आ गया था? रूट 3 आ गया था। देखा था आपने? अभी हमने जो एग्जाम्पल किए थे, जो उदाहरण किए थे, उनमें हमने ऐसा किया है। अब रूट 5 की बात कर रहा है। भाई रूट 5 का मतलब क्या है? अगर हम एक रेखा यहाँ पे और खींच लें, 1 सेंटीमीटर रेखा हमने यहाँ खींच ली फिर से, अब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये आ जाएगा रूट 5। तो अब क्या करेंगे? अब हम प्रकार को इस बिंदु को, या ए बी या सी, इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, अब प्रकार को हम इतना खोलेंगे ओ डी, और ओ को केंद्र मानकर यहाँ से एक चाप लगाएंगे संख्या रेखा पर, और संख्या रेखा पर जहाँ पर चाप लगेगी इस बिंदु को मान लेंगे पी। अब पी बिंदु क्या कर रहा है? ये रूट 5 को निरूपित कर रहा है। अब आया कैसे भाई आपने ये सोचा कैसे कि रूट 3 में हमने, रूट 3 तक तो हमने कर लिया, अब रूट 5 कैसे आएगा? भाई रूट 5 का मतलब क्या है कि अगर रूट 3 में अगर हम 1 जोड़ दें यहाँ पर, तो ये रूट 5 करके आ जाएगा। ये 4 आएगा, 5 नहीं आएगा। अभी ये रूट 4 आया। ठीक है, हमें क्या निकालना है? रूट 5 निकालना है। क्योंकि 4 कैसे आया? देखिए भाई, हमने ये निकाला ना ओडी। ओडी कैसे निकालेंगे भाई? यहाँ पर लगा दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। तो ये पटक का ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। आधार कितना आपके पास? रूट 3 का वर्ग, और लंब कितना है? ये 1 मान रखा आपने इसको, 1 का वर्ग। तो रूट 3 का वर्ग करेंगे 3 आ जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा। तो यहाँ से वर्गमूल, इस वर्ग हटाएंगे, इस पर वर्गमूल लगा देंगे, रूट 4 आ गया। तो ये रूट 4 आया आपके पास। पर बनाना है क्या आपको? रूट 5। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर और खींचेंगे ऐसे, यहाँ पर नब्बे कोण बना के। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे, ये मान लेंगे ई पॉइंट है कोई, ई बिंदु। अब ओ ई को, ओ ई क्या ले लेंगे? त्रिज्या, इतनी ले लेंगे त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेंगे त्रिज्या, और ओ पर प्रकार रख के अपना यहाँ पर, यहाँ से जब प्रकार, यहाँ प्रकार रख के जब यहाँ से प्रकार को घुमाएंगे, तो ये यहाँ पर जो रेखा जब इस संख्या रेखा को टच करेगी, तो यहाँ पर रूट 5 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी जो प्रश्नावली 1.2 है वो पूरी हो गई है, और आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मेरी